हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर जनन स्वास्थ्य और इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग हम आज डिस्कस करेंगे, वो है बच्चों वंध्यता, इनफर्टिलिटी। तो आज का क्लास का हमारा टॉपिक है वंध्यता, इनफर्टिलिटी क्या होती है, किन कारणों से वंध्यता हो सकती है और उसका कैसे उपचार किया जाए, ये हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों। वंध्यता, इनफर्टिलिटी। देखो, वंध्यता की एक परिभाषा है जो आपको याद रखनी है। वंध्यता क्या है बच्चों? कि कोई भी दंपति जो लगातार 2 वर्षों तक यौन संपर्क के बाद भी बच्चे उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, तो वो स्थिति वंध्यता है। कोई भी दंपति सामान्य रूप से अपना वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, यौन संपर्क भी स्थापित कर रहे हैं, इसके बाद भी बच्चे उत्पन्न नहीं हो रहे, तो ये स्थिति वंध्यता है। तो वंध्यता की जो परिभाषा है पर्टिकुलर, वो क्या है बच्चों? कि किसी दंपति द्वारा लगातार 2 वर्ष तक, अब देखो कुछ डॉक्टर्स वैज्ञानिक इसको 1 वर्ष तक मानते हैं, कुछ 2 वर्ष तक। तो एनसीईआरटी में 2 वर्ष दिया हुआ है, वो याद रखना है। मिनिमम जो ड्यूरेशन है वो 2 वर्ष। ऐसा नहीं है कि दंपति ने एक बार यौन संपर्क स्थापित किया और बच्चा नहीं हुआ और अपने आप को बंदे समझे, ऐसा नहीं है। तो लगभग 2 वर्ष तक की अवधि इसमें ली गई है मिनिमम, कि किसी दंपति द्वारा लगातार 2 वर्ष तक असुरक्षित का मतलब है उन्होंने कोई भी गर्भनिरोधक उपाय काम में नहीं लिया। तो किसी दंपति द्वारा लगातार 2 वर्ष तक असुरक्षित यौन संपर्क के बाद भी बच्चे पैदा ना कर पाना, ये स्थिति वंध्यता है बच्चों। हम ये भी कह सकते हैं कि लगातार 2 वर्ष तक असुरक्षित यौन संपर्क के बाद भी बच्चे उत्पन्न करने में असमर्थता वंध्यता कहलाती है। तो ये इसकी सिंपल परिभाषा है। अब बच्चों, वंध्यता के क्या कारण हैं? तो पहले मैं जनरल बात करूं कि भारत में मोस्ट ऑफ अधिकांशतः वंध्यता के लिए स्त्रियों को ही दोषी माना जाता है। ऐसा भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में होता है कि भारत में अधिकांशतः वंध्यता के लिए स्त्री को ही दोषी माना जाता है। जनरली ऐसा है, लेकिन ये सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वास्तव में बच्चों वंध्यता के लिए स्त्री और पुरुष दोनों जिम्मेदार हो सकते हैं। भारत में वंध्यता के लिए मेनली स्त्री को दोषी दिया जाता है, लेकिन ये बात गलत है, क्योंकि वंध्यता के लिए स्त्री या पुरुष या दोनों जिम्मेदार हो सकते हैं। तो क्या है वंध्यता? कोई दंपति लगातार 2 वर्ष तक असुरक्षित यौन संपर्क के बाद भी बच्चे उत्पन्न नहीं कर पा रहा है, तो वो वंध्यता है। और वंध्यता के लिए जनरली भारत में स्त्रियों को ही दोषी माना जाता है, जबकि वास्तव में सही नहीं है, क्योंकि वंध्यता के लिए स्त्री या पुरुष या दोनों जिम्मेदार हो सकते हैं। अब जनरली किन कारणों से हो सकती है वंध्यता? वंध्यता के क्या संभावित कारण हैं बच्चों? क्या क्या संभावित कारण हो सकते हैं वंध्यता के? तो वंध्यता बच्चों शारीरिक कारणों से भी हो सकती है,
बंध्यता जन्मजात कारणों से भी हो सकती है। बंध्यता रोगजन्य किसी रोग की वजह से भी हो सकती है। बंध्यता मनोवैज्ञानिक कारण से भी हो सकती है। बंध्यता किसी औषधि मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से भी हो सकती है। और बंध्यता बच्चों प्रतिरक्षात्मक कारणों से भी हो सकती है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से किसी दंपति में बंध्यता हो सकती है। कौन कौन से संभावित कारण मैंने बताए हैं? शारीरिक, जन्मजात, रोगजन्य, मनोवैज्ञानिक, औषधिक और प्रतिरक्षात्मक। समझेंगे? शारीरिक हो सकता है बच्चों दंपति के किसी एक मेंबर या दोनों मेंबर में कोई ऐसे शारीरिक रूप से अपूर्णता हो उनके प्रजनन तंत्र में जिससे वो बच्चे उत्पन्न ना कर पा रहे हो सकता है उनमें जन्म से ही कोई ऐसी त्रुटि हो गई हो कि वो कभी बच्चे उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। हो सकता है दंपति के एक मेंबर या दोनों में ऐसी कोई बीमारी हो गई हो जिसकी वजह से गर्भधारण नहीं हो रहा हो। कभी कभी बंध्यता मनोवैज्ञानिक भी होती है कि कई बार संयोग नहीं हो पाता निषेचन का तो बच्चे उत्पन्न नहीं होते। निषेचन जस्ट एक संयोग मात्र है बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं आर्तचक्र के 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता है, लगभग उसके 2 दिन पहले या बाद में अंडोत्सर्ग होने की संभावना अधिकतम रहती है। तो उस दौरान कई बार मैथुन क्रिया नहीं हो पाती दंपतियों में तो नहीं होता निषेचन, तो मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकता है। औषधिक किसी दवाई के साइड इफेक्ट की वजह से भी कई बार गर्भधारण नहीं होता है। और लास्ट है बच्चों प्रतिरक्षात्मक। कई बार क्या होता है कि स्त्री के शरीर में कुछ ऐसे एंटीबॉडीज बन जाते हैं या कुछ ऐसे संरचनाएं बन जाती हैं जो शुक्राणुओं को मार देती हैं योनि और गर्भाशय में। तो प्रतिरक्षा तंत्र कभी कभी शुक्राणुओं को स्त्री प्रजनन तंत्र में प्रवेश करते ही मार देता है जिससे वह निषेचन नहीं कर पाते हैं। तो इन सभी कारणों से किसी व्यक्ति में बंध्यता हो सकती है। बच्चों कैसे ठीक किया जाए बंध्यता को? तो इसके लिए बंध्यता क्लिनिक काम करते हैं। बंध्यता क्लिनिक इस क्षेत्र में काम करते हैं। क्या होते हैं बंध्यता क्लिनिक? ये विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा इकाइयां हैं। विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा इकाइयां हैं जिनको हम बंध्यता क्लिनिक नाम देते हैं। ये क्या करते हैं बच्चों? बंध्यता के कारणों की जांच करते हैं। मतलब ये इकाइयां बंध्यता की नैदानिक जांच करती हैं। नैदानिक जांच का मतलब है कि किसी दंपति में बंध्यता किस कारण से, इनमें से कौन सा कारण है जिसकी वजह से बंध्यता हुई है, तो उसकी जांच करती हैं। और जांच करने के बाद ये कुछ हद तक उसका उपचार करती हैं। तो कई ऐसे रोग या दोष हैं जिनकी वजह से बंध्यता है, तो उन रोगों का इलाज ये बंध्यता क्लिनिक्स या विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा इकाइयां करती हैं। पहले ये उन कारणों का निदान करती हैं, पता लगाती हैं कि किस कारण से बंध्यता है, और फिर उस कारण का उपचार करके बंध्य दंपतियों को बच्चे उत्पन्न करने में मदद करती हैं। तो इस प्रकार बंध्यता को कुछ हद तक ठीक किया जाता है इन बंध्यता क्लिनिक के डॉक्टरों के द्वारा। लेकिन बच्चों इसके बाद भी कई ऐसे कारण हैं जिनका उपचार नहीं हो पाता। तो उन कारणों को ठीक करने के लिए एक नई तकनीक काम में ली जाती है जिसका नाम है ART, ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, सहायक जनन प्रौद्योगिकी। तो क्या है सहायक जनन प्रौद्योगिकी और किस प्रकार से बंध्य दंपतियों को बच्चे उत्पन्न करने में मदद करती है, इसकी हम चर्चा करेंगे बच्चों इस चैप्टर में। यहां तक इंट्रोडक्शन समझ में आ गया बच्चों बंध्यता का? क्या होती है बंध्यता? बंध्यता का मतलब है कि किसी दंपति द्वारा लगातार 2 वर्ष तक असुरक्षित यौन संपर्क के बाद भी वह बच्चे उत्पन्न नहीं कर पाते हैं तो स्थिति बंध्यता है।
अधिकांशतः वंध्यता का दोष भारत में स्त्रियों को ही दिया जाता है, जबकि ये सही नहीं है, क्योंकि वंध्यता के लिए स्त्री या पुरुष या दोनों सदस्य जिम्मेदार हो सकते हैं। ये कुछ संभावित कारण मैंने बताए हैं वंध्यता के, इनकी वजह से किसी दंपति में वंध्यता हो सकती है। इनमें से कुछ कारणों का उपचार वंध्यता क्लिनिक करते हैं और वंध्य दंपतियों को बच्चे उत्पन्न करने में मदद करते हैं, लेकिन कई ऐसे कारण हैं जिनका उपचार नहीं हो पाता, तो फिर बच्चों एक नई टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग करते हैं हम वंध्यता को ठीक करने में, और वो टेक्नोलॉजी है ART, ART, सहायक जनन प्रौद्योगिकी। तो इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है ART क्या होती है और किस प्रकार से वंध्य दंपतियों को बच्चे उत्पन्न करने में मदद करती है। बच्चों ART इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग है और बार बार नीट में क्वेश्चन बनता है ART पर, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। तो बच्चों वंध्यता के उपचार करने की अगली तकनीक है ART। हिंदी नाम हम लिखेंगे पहले इसका, सहायक जनन प्रौद्योगिकी। सहायक जनन प्रौद्योगिकी। इंग्लिश नाम भी लिख देते हैं हम इसका, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। टेक्नोलॉजीज शॉर्ट में हम नाम देंगे ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ART। क्या होती है ART? तो बच्चों ART एक ऐसी तकनीक है जो वंध्य दंपतियों को बच्चे उत्पन्न करने में मदद करती है। ये बायोटेक्नोलॉजी की एक ब्रांच है, वास्तव में जैव प्रौद्योगिकी है, ये बायोटेक्नोलॉजी है जिसे 12th में आप अलग से पढ़ेंगे एक यूनिट के रूप में। तो उस बायोटेक्नोलॉजी की एक ब्रांच है जिसका उपयोग वंध्य दंपतियों को बच्चे उत्पन्न करने में किया जाता है। इस ART में बच्चों 2 तकनीक शामिल करते हैं। ART के अंतर्गत 2 तकनीक शामिल की गई हैं बच्चों। इसमें से एक है पात्रे निषेचन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और दूसरी है बच्चों जीवे निषेचन, इन विवो फर्टिलाइजेशन। तो इस ART में 2 प्रकार की तकनीक हम शामिल करेंगे बच्चों। एक तो कौन सी तकनीक शामिल करेंगे हम? पात्रे निषेचन। पात्रे निषेचन जिसको इंग्लिश में बोलेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। पात्रे निषेचन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और दूसरी तकनीक इसमें होगी बच्चों जीवे निषेचन, इन विवो फर्टिलाइजेशन। ये 2 तकनीक है बच्चों ART में जिनको हम शामिल करते हैं, पात्रे निषेचन और दूसरी है जीवे निषेचन। अगर आप दोनों का शॉर्ट नेम जानेंगे तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब IVF टेक्नोलॉजी है, और अगर इसको भी आप लिखेंगे शॉर्ट में तो बच्चों ये भी IVF ही बनती है, इन विवो। लेकिन जनरली अगर कहीं IVF लिखा हुआ मिले तो आप इसको पात्रे से ही जानेंगे बच्चों।
पात्रे का मतलब ही आप आईवीएफ से लेंगे, या आईवीएफ का मतलब आप पात्रे से लेंगे, जीवे से नहीं लेंगे। क्लियर है? वैसे तो दोनों का शॉर्ट नेम आईवीएफ बनता है, पर अगर कहीं आईवीएफ लिखा हुआ हो तो आप उसको पात्रे निषेचन मानेंगे। तो क्या है बच्चों पात्रे निषेचन इन विट्रो फर्टाइजेशन? सिंपल परिभाषा है बच्चों पात्रे निषेचन की कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निषेचन की क्रिया स्त्री शरीर के बाहर लेकिन शरीर के भीतर जैसी परिस्थितियों में करवाया जाता है। पात्र में, लैब में, टेस्ट ट्यूब में। तो बंदे दंपत्ति जो बच्चे उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं तो उनका एक इलाज क्या हो सकता है? इलाज ये है बच्चों कि इसमें निषेचन की क्रिया, निषेचन की क्रिया स्त्री शरीर के बाहर लेकिन शरीर के भीतर जैसी परिस्थितियों में लैब में किया जाता है, प्रयोगशाला में किया जाता है। यह है बच्चों पात्रे निषेचन की परिभाषा। क्या होता है पात्रे निषेचन? अगर निषेचन की क्रिया स्त्री शरीर के बाहर लेकिन शरीर के भीतर जैसी परिस्थितियों में लैब में कराया जाता है तो इस तकनीक को बोलते हैं बच्चों पात्रे निषेचन। पूरी प्रक्रिया क्या होती है? इस प्रक्रिया में बच्चों पति या फिर स्वस्थ दाता से तो शुक्राणु लिए जाते हैं और इसी प्रकार पत्नी या वैसे ही स्वस्थ दाता से ओवम अंडाणु लिया जाता है। या तो पति पत्नी दोनों अपने युग्मक बना रहे हैं लेकिन चूंकि निषेचन नहीं हो रहा इसलिए बंध्यता है, तो या तो हम उन दोनों सदस्यों से युग्मक ले लेंगे या फिर किसी दाता से, या हो सकता है एक सदस्य का युग्मक खुद का आ जाए, एक दाता का आ जाए, या दोनों ही दाता से आ जाए। तो हम इस प्रकार सबसे पहले युग्मक कलेक्ट करते हैं, फिर इन दोनों युग्मकों का करवाते हैं संलयन प्रयोगशाला में। इन दोनों का हमने करवा दिया बच्चों निषेचन, दोनों युग्मकों को हमने जोड़ दिया। कहां पर? लैब में, प्रयोगशाला में, क्योंकि हम पात्रे की बात कर रहे हैं तो उसी प्रयोगशाला में क्या बन जाएगा बच्चों? जाइगोट बन जाएगा। तो स्त्री के बाहर प्रयोगशाला में हमने युग्मों को एक संलयन से क्या बना लिया? जाइगोट बना लिया। अब इस जाइगोट का क्या होगा बच्चों? जाइगोट से भ्रूण कभी नहीं बनता बाहर, कभी भी प्रयोगशाला में पूरा भ्रूण या गर्भ का निर्माण नहीं हो सकता है। इसको तो गर्भाशय में स्थानांतरित ही करना पड़ेगा। तो इस जाइगोट को फिर हम क्या करते हैं? वांछित स्त्री के शरीर में स्थानांतरित करते हैं। उस तकनीक का नाम है भ्रूण स्थानांतरण, ईटी। तो क्या किया हमने? लैब में जाइगोट का निर्माण किया और इस जाइगोट को हमने क्या किया? वांछित शरीर स्त्री के शरीर में स्थानांतरित कर दिया। इस जाइगोट को वांछित स्त्री के शरीर में स्थानांतरित कर दिया जाता है और इस तकनीक का नाम है बच्चों भ्रूण स्थानांतरण, एम्ब्रियो ट्रांसफर। भ्रूण स्थानांतरण, एम्ब्रियो
ट्रांसफर, शॉर्ट में कहेंगे ईटी। क्लियर है क्या बच्चों? यहां तक हम बात कर रहे हैं आर्ट की पहली तकनीक पात्र निषेचन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। निषेचन की क्रिया स्त्री शरीर के बाहर लेकिन शरीर के भीतर जैसी परिस्थिति में लैब में करवाएंगे। कैसे? दाता से स्पर्म और ओवम लेते हैं, जाइगोट का निर्माण लैब में करवाते हैं और इस जाइगोट को हम वांछित स्त्री के शरीर में स्थानांतरित कर देते हैं। वो वांछित स्त्री या तो वो दंपतियों में से स्त्री हो सकती है या फिर कोई सरोगेट मदर हो सकती है, तो उसके शरीर में स्थानांतरित कर देंगे इस जाइगोट को। इस तकनीक का नाम है भ्रूण स्थानांतरण, एम्ब्रियो ट्रांसफर। और एम्ब्रियो ट्रांसफर की भी बच्चों दो तकनीक है। एम्ब्रियो ट्रांसफर की दो तकनीक है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कौन कौन सी तकनीक है बच्चों? एक तो है ज़िफ्ट, जिसका फुल फॉर्म है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। और दूसरी तकनीक है बच्चों आईयूटी, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। दो तकनीक है बच्चों ये एम्ब्रियो ट्रांसफर की। कौन कौन सी हैं? ज़िफ्ट, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, युग्मनज अंतःफैलोपी स्थानांतरण, और आईयूटी क्या है? इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर, अंतः गर्भाशय स्थानांतरण। ये किसकी तकनीक है? ये एम्ब्रियो ट्रांसफर, भ्रूण स्थानांतरण की है। इसमें क्या करते हैं बच्चों, मैं यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं। जो ज़िफ्ट होती है इसमें तो क्या करते हैं, प्रारंभिक भ्रूण जो कि टेस्ट ट्यूब में बनाया गया है, प्रारंभिक भ्रूण जाइगोट या 8 कोरक खंड तक की अवस्था को तो क्या करेंगे बच्चों, वांछित स्त्री की फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर देंगे। ये तो कहलाता है ज़िफ्ट, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, भ्रूण स्थानांतरण की तकनीक, जिसमें प्रारंभिक भ्रूण जाइगोट है या फिर वह अधिकतम कितनी कोशिकाओं तक पहुंच गया है? 8 कोशिकाओं तक पहुंच गया है। तो इस अवस्था के भ्रूण को वांछित स्त्री की फैलोपियन नलिका में डाल देंगे। इस प्रक्रिया का नाम है ज़िफ्ट। इसके बाद बच्चों ये भ्रूण फैलोपियन नलिका से गति करता हुआ गर्भाशय में आएगा, गर्भाशय में आकर आरोपित हो जाएगा, जिससे सहगर्भता हो जाएगी। तो वो दंपत्ति जिनमें निषेचन नहीं हो रहा था, गर्भधारण नहीं हो रहा था, इस तकनीक से हमने गर्भधारण करवा दिया उनमें। दूसरी तकनीक मैंने क्या लिखी है? आईयूटी, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, अंतः गर्भाशय स्थानांतरण। इसमें क्या करते हैं बच्चों, यदि भ्रूण 8 कोरक खंड से अधिक हो गया है प्रयोगशाला में, सामान्यतः कितना? सामान्यतः 32 कोशिकीय अवस्था, तो ऐसे भ्रूण को हम सीधे ही वांछित स्त्री के गर्भाशय में स्थानांतरण करेंगे। तो भ्रूण को गर्भाशय में स्थानांतरित करना ही क्या कहलाता है? आईयूटी, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर कहलाता है। तो ये बच्चों दो तकनीक है पात्र निषेचन में शामिल, जिसमें निषेचन स्त्री शरीर के बाहर करवाते हैं, जाइगोट का निर्माण स्त्री शरीर के बाहर लैब में करवाते हैं, टेस्ट ट्यूब में करवाते हैं, और उस जाइगोट को फिर वांछित स्त्री के शरीर में शिफ्ट कर देते हैं,
जिसका नाम है भ्रूण स्थानांतरण, एम्ब्रियो ट्रांसफर, ईटी। और ईटी की दो तकनीकें हैं, जिफ्ट जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, आईयूटी इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर। जिफ्ट में तो क्या करते हैं, जाइगोट को प्रारंभिक अवस्था में अधिकतम 8 कोशिकाई अवस्था में फैलोपियन नलिका में ट्रांसफर करते हैं, जबकि 8 से अधिक कोशिकाओं का भ्रूण बन गया है लैब में तो 8 से 32 कोशिकाओं तक के भ्रूण को डायरेक्ट स्त्री के गर्भाशय में शिफ्ट कर देते हैं। इसके बाद भ्रूण का निर्माण सामान्य प्रक्रिया के द्वारा गर्भाशय में होता है और गर्भकाल समाप्त होने के बाद 9 महीने बाद वैसे ही शिशु का जन्म होता है। तो ये बच्चों 2 तकनीक थी भ्रूण स्थानांतरण की। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होंगी दोनों तकनीकें। इसके साथ ही बच्चों एक और तकनीक हम यहां पर पात्रे में शामिल कर सकते हैं, वो है ICSI। यहां पर एक और तकनीक हम शामिल करते हैं, ICSI क्या होती है मैं आपको यहां समझा देता हूं। तीसरी तकनीक जिसे हम पात्रे में शामिल करते हैं, अभी जीवे की बात नहीं कर रहे हैं, यहां का स्पेस में काम में ले रहा हूं, तो पात्रे में ही हमने एक और तकनीक शामिल की थी बच्चों, ICSI। पूरा नाम है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्या होती है बच्चों तकनीक? ये तकनीक उन दंपतियों के लिए उपयोगी है जिनमें पुरुष के जनन द्रव्य में शुक्राणुओं की संख्या बहुत ज्यादा कम होती है, या फिर वो शुक्राणु योनि से होकर फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पा रहे हैं निषेचन के लिए, या फिर स्त्री का शरीर उन शुक्राणु को मार देता है फैलोपियन ट्यूब में पहुंचने से पहले ही। तो ऐसी स्थिति में प्राकृतिक रूप से निषेचन नहीं हो पाता। तो इसके लिए एक तीसरा तरीका है जिसको पात्रे में शामिल किया गया है। इसमें क्या करते हैं, वांछित स्त्री का अंडाणु कलेक्ट करते हैं बच्चों, ओवम, और इसी प्रकार पुरुष से शुक्राणु प्राप्त करते हैं और उस शुक्राणु को इंजेक्शन की सहायता से डायरेक्ट अंडाणु में प्रवेश करा देते हैं। एक शुक्राणु को इंजेक्शन की सहायता से डायरेक्ट अंडाणु में प्रवेश करा देते हैं। तो अंडाणु में प्रवेश कराने का मतलब निषेचन प्रक्रिया शुरू हो गई है। चूंकि ये सारी प्रक्रिया स्त्री शरीर के बाहर हो रही है तो पात्रे है, इसलिए बच्चों इसको हम पात्रे में शामिल करेंगे। तो जैसे ही हमने शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करा दिया तो इस भ्रूण को अब हम क्या करेंगे, उसकी फैलोपियन नलिका में डाल देंगे, मतलब जिफ्ट जैसी घटना हो जाएगी। जिफ्ट में भी तो हमने क्या किया था, जिफ्ट में हमने अंडाणु शुक्राणु का संयुग्मन किया लैब में और फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया। तो कुछ ऐसी ही घटना ICSI है पर जिफ्ट से अलग है कि एक पर्टिकुलर शुक्राणु हम प्रवेश कराते हैं बलपूर्वक अंडाणु के अंदर इंजेक्शन के द्वारा और इस संरचना को तुरंत वांछित स्त्री की फैलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं। ये कहलाती है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस। तो ये बच्चों 3 तकनीक हैं जिनको पात्रे में शामिल किया गया है और इन तकनीकों के द्वारा हम बंदे दंपतियों को बच्चे उत्पन्न करने में मदद कर सकते हैं। क्लियर है क्या बच्चों? बार बार क्वेश्चन आता है बच्चों यहाँ से एग्जाम में, तो सभी जो टर्म्स मैंने लिखी हैं इन सभी टर्म्स की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। पात्रे निषेचन का मतलब क्या है, शॉर्ट में IVF, भ्रूण स्थानांतरण एम्ब्रियो ट्रांसफर ET, जिफ्ट का शॉर्ट एंड फुल फॉर्म IUT का शॉर्ट फुल फॉर्म ICSI। ये था बच्चों पात्रे निषेचन। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट है पात्रे निषेचन से संबंधित, और वो ये है बच्चों कि पात्रे निषेचन तकनीक से जो बच्चे उत्पन्न होते हैं, पात्रे निषेचन तकनीक से उत्पन्न बच्चे कहलाते हैं बच्चों टेस्ट ट्यूब बेबी। पात्रे निषेचन तकनीक से जो बच्चे उत्पन्न होते हैं उनको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, परख नली शिशु। क्योंकि इसमें क्या करते हैं, निषेचन टेस्ट ट्यूब में करवाते हैं, फर्टिलाइजेशन परख नली में करवाते हैं।
बाकी भ्रूण का निर्माण तो मादा शरीर के अंदर ही होता है। तो इस तकनीक से उत्पन्न बच्चे टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाते हैं। बच्चों, भारत का प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी इसका नाम था बच्चों हर्षा चावड़ा। भारत का प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी था हर्षा चावड़ा, जिसका जन्म 6 अगस्त 1986 को मुंबई में हुआ था। पहला टेस्ट ट्यूब बेबी भारत का हर्षा चावड़ा एक फीमेल बेबी था, जिसका जन्म 6 अगस्त 1986 को मुंबई में हुआ था। इसी प्रकार हम बात करते हैं कि विश्व की प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी, और इसका नाम था लुइस जोय ब्राउन, और इसका जन्म बच्चों 25 जुलाई 1978 को इंग्लैंड में हुआ था। तो विश्व का जो प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी है उसका नाम है लुइस जोय ब्राउन, जिसका जन्म 25 जुलाई 1978 को इंग्लैंड में हुआ था। तो ये था बच्चों पहली तकनीक जिसको हमने शामिल किया है पात्रे निषेचन में, IVF टेक्नोलॉजी, जिसमें निषेचन शरीर के बाहर लेकिन भ्रूण का निर्माण शरीर के भीतर। निषेचन करके हम जाइगोट बनाते हैं लैब में, और उस जाइगोट को वांछित स्त्री के शरीर में ट्रांसफर कर देते हैं इन तकनीकों के द्वारा, जिसका नाम है भ्रूण स्थानांतरण। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे बच्चों जीव निषेचन की। दूसरा टॉपिक है बच्चों जीव निषेचन। जैसा कि नाम है बच्चों इसका, जीव निषेचन क्या है? इसका मतलब ये है बच्चों, इसमें निषेचन स्त्री शरीर के भीतर करवाया जाएगा। निषेचन जो है स्त्री शरीर के भीतर करवाया जाएगा। तो बच्चों जनरली निषेचन तो होता ही स्त्री शरीर के भीतर है। तो नया क्या हुआ? नया ये हुआ है कि जिन स्त्रियों में प्राकृतिक रूप से निषेचन नहीं हो रहा तो उनमें हम कृत्रिम तरीकों से निषेचन करवाएंगे, लेकिन स्त्री शरीर के भीतर। ये विधि किनके लिए उपयोगी है बच्चों? ये विधि उन महिलाओं के लिए उपयोगी है जिनमें गर्भधारण नहीं हो रहा, जो भ्रूण परिवर्धन के लिए तो उपयुक्त हैं पर निषेचन के लिए उपयुक्त नहीं है। तो वे स्त्रियां जिनमें निषेचन नहीं हो रहा है लेकिन वह भ्रूण परिवर्धन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां उपलब्ध करवाती हैं, तो ऐसी स्त्रियों में हम जीव निषेचन के द्वारा भी भ्रूण का निर्माण कर सकते हैं। इसकी बच्चों 2 तकनीक है, इसमें भी 2 तकनीक हम शामिल करते हैं बच्चों। एक तो है गिफ्ट फुल फॉर्म है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, युग्मक अंतःफैलोपियन स्थानांतरण। इसमें क्या करते हैं, किसी भी वांछित स्त्री जो इस तकनीक से बच्चे उत्पन्न करना चाहती है तो किसी दाता स्त्री से अंडाणु लेकर उस स्त्री की फैलोपियन नलिका में अंडाणु को डाल देते हैं। इसका मतलब सीधा यह है कि स्त्री अंडाणु नहीं बना रही थी, उसके लिए यह तकनीक उपयोगी है। तो हम क्या करते हैं, किसी दाता स्त्री से ओवम अंडाणु लेते हैं और उसे वांछित स्त्री की फैलोपियन नलिका में डाल देते हैं। अब ये स्त्री अपने पुरुष साथी के द्वारा यौन संपर्क करती है,
पुरुष से शुक्राणु ग्रहण करती है और वो शुक्राणु इस अंडाणु में प्रवेश करके इसको निषेचित कर देते हैं। तो हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ अंडाणु स्त्री के शरीर में ट्रांसफर किया। इस तकनीक का नाम है गिफ्ट गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। बाकी सारी प्रक्रिया प्राकृतिक होगी, प्राकृतिक रूप से निषेचन और गर्भधारण होगा। इसकी दूसरी तकनीक है बच्चों कृत्रिम वीर्य सेचन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। AI कृत्रिम वीर्यसेचन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है बच्चों? तो मैंने तीसरे चैप्टर में आपको वीर्यसेचन की परिभाषा बताई थी, इंसेमिनेशन, कि पुरुष द्वारा शुक्राणुओं को स्त्री की योनि में मुक्त करना वीर्यसेचन कहलाता है। अगर ये काम हम कृत्रिम तरीके से कर रहे हैं तो कृत्रिम वीर्यसेचन, अर्थात किसी दाता से शुक्राणु कलेक्ट करके उन शुक्राणुओं को वांछित स्त्री के शरीर में शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो प्रक्रिया कहलाती है कृत्रिम वीर्यसेचन। किस प्रकार उपयोगी है, किन के लिए उपयोगी है? तो बच्चों ये विधि उन दंपतियों के लिए उपयोगी है जिनमें पुरुष साथी स्त्री को वीर्यसेचित नहीं कर पाते हैं या फिर पुरुष साथी में शुक्राणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा कम होती है। तो यदि किसी पुरुष साथी में शुक्राणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा कम होती है या फिर वह पुरुष साथी स्त्री को वीर्यसेचित नहीं कर पाता है, उसके पेनिस में इरेक्शन नहीं होता है, तो वह शुक्राणुओं को योनि में मुक्त नहीं कर पाता है, तो हम इस तकनीक के द्वारा बच्चे उत्पन्न करने में मदद कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं बच्चों, इस तकनीक में कृत्रिम रूप से स्पर्म का स्थानांतरण वांछित स्त्री के अंदर कर दिया जाता है। अब या तो स्पर्म कहाँ पर मुक्त करेंगे, या तो स्पर्म बच्चों स्त्री की वेजाइना में मुक्त करेंगे जिसका नाम वीर्यसेचन होता ही है, या फिर हम स्पर्म को गर्भाशय में, सीधा ही गर्भाशय में मुक्त करवा देंगे। अगर शुक्राणुओं को वांछित स्त्री के गर्भाशय में मुक्त करते हैं तो इस तकनीक को बोलते हैं बच्चों अंतः गर्भाशय वीर्यसेचन। अंतः गर्भाशय वीर्यसेचन। इंग्लिश नाम भी जरूर ध्यान रखेंगे आप लोग, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। शॉर्ट में IUI दिख रहा होगा आपको बच्चों, सबसे नीचे लिखा है मैंने IUI, यहां पर मैंने लिखा है IUT और ये है IUI। तो ये बच्चों दो तकनीकें शामिल हैं जिनको हम शामिल करते हैं जीवे निषेचन में। समझेंगे वापस क्या है जीवे निषेचन? निषेचन स्त्री शरीर के भीतर होगा। दो तकनीक है, गिफ्ट और कृत्रिम वीर्यसेचन AI। गिफ्ट में क्या करते हैं, किसी दाता से अंडाणु लेकर वांछित स्त्री की फैलोपियन नलिका में डाल देते हैं, बाकी सारी प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से होगी, प्राकृतिक रूप से निषेचन और गर्भधारण होगा स्त्री शरीर के भीतर। कृत्रिम वीर्यसेचन में क्या करते हैं, ये विधि उन दंपतियों के लिए उपयोगी है जिनमें पुरुष साथी स्त्री को वीर्यसेचित नहीं कर पाते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, किसी दाता से शुक्राणु लेकर उसको वांछित स्त्री के अंदर प्रवेश करा देते हैं,
या तो शुक्राणु वेजाइना में प्रवेश कराएंगे या फिर शुक्राणु डायरेक्ट उसके गर्भाशय में प्रवेश कराते हैं। अगर शुक्राणु को गर्भाशय में प्रवेश करवा देते हैं तो तकनीक का नाम है अंतः गर्भाशय वीर्यसेचन, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, IUI। और इन दोनों ही तकनीकों में क्या होगा, निषेचन की प्रक्रिया स्त्री शरीर के भीतर होगी, इसलिए कहा गया है जीवे निषेचन। जबकि पात्र निषेचन में क्या होगा, निषेचन की प्रक्रिया स्त्री शरीर के बाहर होगी, फिर हम उस भ्रूण को स्त्री शरीर के भीतर शिफ्ट करेंगे, जिसकी तकनीक का नाम है भ्रूण स्थानांतरण। तो बच्चों AI की हम बात कर रहे हैं, सहायक जनन प्रौद्योगिकी, जो बंध्य दंपतियों को बच्चे उत्पन्न करने में मदद करती हैं। तो तकनीक पात्रे और जीवे, इन दोनों के द्वारा हम अलग अलग कारणों से दंपत्ति में अगर बंध्यता है तो उस बंध्यता का इलाज हम इन अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं और बंध्य दंपतियों को बच्चे उत्पन्न करने में मदद कर सकते हैं। तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था इस जनन स्वास्थ्य का, जिस पर बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जितने भी टर्म्स हैं इनके फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं और साथ में इनकी डेफिनेशंस याद रखनी है। जो टर्म्स हैं उनकी फुल फॉर्म और इनकी डेफिनेशंस। तो ये था बच्चों बंध्यता का इलाज सहायक जनन प्रौद्योगिकी के द्वारा। अब बच्चों इस चैप्टर के लास्ट में एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है, उसमें ये है कि बच्चों भारत में बहुत सारे लोग बंध्य हैं, बहुत सारे बंध्य दंपत्ति हैं और वो बच्चे उत्पन्न करना चाहते हैं। तो बच्चों अगर बंध्य दंपत्ति ART के द्वारा बच्चे उत्पन्न करते हैं तो ये बच्चों बहुत ही महंगी तकनीक है। कई कारण हैं कि हर व्यक्ति इन तकनीकों को नहीं अपना पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये तकनीकें महंगी हैं। इन तकनीकों के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर्स की आवश्यकता है, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की आवश्यकता है, जो बच्चों बहुत बड़े शहरों में उपलब्ध हैं। तकनीकें महंगी हैं, सुविधाएं हर जगह अवेलेबल नहीं हैं और दूसरी बात बच्चों इन तकनीकों में कुछ सामाजिक और धार्मिक इश्यूज भी जुड़े हुए हैं, मनोभावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। क्योंकि दाता से जब युग्मक लिए जाते हैं तो कभी कभी बच्चों से वैसा अटैचमेंट नहीं हो पाता जैसा जनरली होना चाहिए। तो इन तकनीकों में धार्मिक, सामाजिक, भावनात्मक इश्यूज भी आते हैं। तो इसलिए बच्चों बंध्य दंपतियों को बच्चे उत्पन्न करने का जो सबसे सही तरीका है वो है अनाथालयों में रह रहे बच्चों को गोद लेना। बच्चों भारत में बहुत बच्चे अनाथ हैं जो अलग अलग जगह अनाथालयों में रह रहे हैं। तो जो बंध्य दंपत्ति हैं वो अनाथ बच्चों को गोद लेकर एक प्रकार से उनका भविष्य सुधार सकते हैं, कुछ हद तक पॉपुलेशन को बढ़ने से भी रोक सकते हैं। तो सबका इसमें हित जो है ठीक हो जाएगा कि एक बंध्य दंपतियों को बच्चा मिल जाएगा, बच्चों को माँ बाप मिल जाएंगे, अनाथ नहीं रहेंगे वो, और साथ में जो अनावश्यक पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए थी वो भी नहीं बढ़ेगी। तो बहुत सारे फायदे हैं अनाथ बच्चों को गोद लेकर बंध्य दंपत्ति अगर उनको अपने बच्चों के रूप में अपनाएं तो। और इसके लिए बच्चों भारत में कानून बनाया गया है। भारत सरकार कानूनी तौर पर बच्चों को गोद लेने की इजाज़त देती है। मतलब कोई भी बंध्य दंपत्ति कानूनी तौर पर बच्चों को गोद ले सकता है, उनका भविष्य संवार सकता है। तो ये था बच्चों टॉपिक बंध्यता और इसका उपचार। इसके साथ ही बच्चों ये चौथा चैप्टर 12th NCERT का खत्म हो गया है, जनन स्वास्थ्य। इसकी थ्योरी नोट्स आप अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होने पर मेरे साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद बच्चों।